हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं रजनी कश्यप आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर। अच्छा बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पहले वीडियो में सिलेबस को देखा था, 9th का सिलेबस था, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस था। तो आई होप कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा उसे अच्छे से। तो अब हम उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। सिलेबस के हिसाब से एक एक चीज़ को पढ़ने के लिए हमें लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन दोनों है कि मतलब साहित्य और व्याकरण दोनों को लेके चलना है। तो जिसमें हम सबसे पहले चाहेंगे कि व्याकरण पढ़ो। आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो वो हमको एक बेस देगा। तो सबसे पहले हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण का जो भी सिलेबस है आपके 9th के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज के पहले वार्म अप करते हैं उसी तरह हमें अपनी सिलेबस की पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा हमारा प्रीवियस देखना पड़ेगा, या ये कहें हमें अपना थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा 6 से लेकर 8 तक हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आप लोग नई क्लास में आ गए हैं, नई क्लास में आ गए हैं तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि जो वर्ण है, वर्ण ही हमारा एक बेस बनाता है। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो उसका बेस पॉइंट होता है, उस बेस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। उसी तरह हमें हिंदी में भी बेस वर्ण से ही लेकर चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज वर्ण पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, या बोला जाए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटा जो अक्षर, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, ध्वनि का वह लघुत्तम रूप। अब इसकी डेफिनेशन आप खुद देख लीजिए, परिभाषा क्या कह रही है। ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जिसे विभाजित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। मतलब अक्षरों को आपने देखा होगा, का, च, ट, इनको क्या आप विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हम इनको दो शब्दों से मिल के बनाते हैं तो उसे हम विभाजित कर सकते हैं। अभी तो वो सिंगल वर्ण है, सिंगल वर्ण, एक शब्द एक अक्षर है ना। तो आप लोग को वर्ण पढ़ना पड़ेगा। वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही हम आगे वाक्य बनाते हैं, जिससे हम धीमे धीमे हिंदी को समझते हैं। हिंदी को पढ़ने के लिए हमारे पास, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदी बहुत सिंपल है, बट ऐसी बात नहीं है। हिंदी सिंपल ना कभी थी, ना है, और शायद आगे ना ही हो। क्योंकि अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें भी लगता है, आप क्या, हमको खुद ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ा और अच्छे से हमने इसको वो कर लिया होता तो शायद ये और अच्छे से हमें समझ में आ जाता। चलिए कोई नहीं, हम भी इंसान है, हम भी इंसान है, हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, पर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, जो आपको आज कल इवन आपको बता दूं, ये जो वर्ण है, वर्ण एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, अगर आप आज से 2 साल बाद कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके की कोशिश की, चलिए ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है हमें, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप ये जान लीजिए, यूपी SSSC ले लीजिए, ठीक है, यूपी PSC ले लीजिए, या कोई भी बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, ओवरऑल ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सारे एग्ज़ामों में हमें हिंदी पढ़नी पड़ती है। और हिंदी का हमें सबसे पहले टॉपिक क्लियर करना पड़ता है वर्ण, जिससे हमें ना छोटे छोटे पॉइंट से हमें फंसा दिया जाता है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्णमाला, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब ये वर्ण एक साथ, एक गुथे हुए, कहते नहीं, एक साथ एक जगह पे रखे जाते हैं, जैसे हम लोगों की एक माला होती है, एक एक मोती हम लोग पिरोते हैं, उसी तरह जब वर्णों को हम एक साथ रख देते हैं तो ये हमारा वर्णमाला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्णमाला हो जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला देवनागरी लिपि में। आप लोग की जो हिंदी की जो लिपि है वो किस में है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब वर्णों के मुख्य भेद की बात करें, हिंदी वर्णमाला के 2 मुख्य भेद, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमारे वर्णमाला में 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन।
ठीक है। स्वर में आते हैं जिन वर्णों का उच्चारण, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि हमें मतलब वर्ण नहीं, सॉरी, दूसरे वर्ण, दूसरे शब्द की अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उसे हम स्वर कहते हैं, जैसे कि आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। अब आपको बता दें ये टोटल कितनी होती है इनकी संख्या, एक मिनट, टोटल इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है, टोटल इनकी संख्या होती है 11। ओके बच्चों। अब हिंदी के स्वर में अगर देखा जाए, इसको अगर इसके जो पुराना बेस है उसके आधार पे अगर हम बांटे तो इसको दो भागों में बांटते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारे आ ई उ और री हैं, ठीक। और जो संयुक्त स्वर हैं जिनमें हमारा एक वर्ण में एक और वर्ण जैसे मिल गया या एक मात्रा मिल गई, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है। आधुनिक हिंदी में इसकी संख्या 11 बताई गई है ना, जितना आप लोग को भी पता होगा, मुझे भी पता है। जैसे इंग्लिश में होते नहीं है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसी तरह हिंदी में भी वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसमें व्यंजनों की संख्या 39 होती है और स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। ओके। तो स्वर के भेद अगर हम मात्रा और समय के आधार पर देखें, अभी तक तो हमने उसके मूल के आधार पर देखा कि संयुक्त स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया। अब हम देखें तो स्वर के भेद के हिसाब हम देखेंगे कैसे, मात्रा और समय के आधार पर। मात्रा और समय के आधार पर देखें तो पहला आता है हमारा हार्श स्वर। जो हार्श स्वर है जिसमें हमारा आता है आ ई उ री। जैसे छोटे पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड में तो मैक्सिमम ऐसे ही पढ़ाया जाता है, छोटा आ बड़ा करके। वेल कोई नहीं, अब तो उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि आ ई और ई, तो जिसमें जो जिसमें कम समय लग रहा है और कम समय में और उच्चारण में मतलब आसानी से हुआ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, हार्श स्वर। ठीक है। अब उसके उदाहरण भी देख ले, तो जैसे अग्नि, इधर, उधर, मतलब बोलने में बहुत ही कम समय लगा। ठीक। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पे आते हैं तो आप खुद देखिए, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे कि बड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, और ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये जो आ है, इसमें आपने देखा मात्रा, समय भी अधिक लगता है और इसमें एक मात्रा भी ऐड हो जाती है। क्या होता है, एक मात्रा ऐड हो जाती है, एक मात्रा का वो हो जाता है। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देखें, आम, ईख, ऊन, एक, ऐनक, ओस, और, है ना। अब आप खुद इसका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर आप में कोई मात्रा नहीं है, समय कम लग रहा है, यहाँ पर एक मात्रा ऐड हो रही है और इसमें समय अधिक लग रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस है हार्श स्वर और दीर्घ स्वर का। ठीक है। अभी तक तो हम लोग स्वर के भी भाग पढ़ रहे हैं, अभी हम व्यंजन पे भी आएंगे। उसके पहले अभी हमको एक और स्वर पढ़ना है जिसको कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अभी तक देखा इसमें कोई मात्रा नहीं थी, इसमें एक मात्रा थी और इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे कि हे राम, वेदों और विशेष संबोधन में, जब आपने देखा होगा किसी वेद में या कोई भी चीज़ का संबोधन हम करते हैं, संबोधन इट मीन्स किसी चीज़ को हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है, हे राम, है ना, हे राम या ओम, तो इन सबको हम कैसे करते हैं। अब ये मात्रा देख रहे हैं आप, ऐसे वाली, इन मात्राओं का यूज करके हम करते हैं। इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। जैसे कि अब हम अगर ओम को लिखें तो इसको संख्या में भी बता सकते हैं, इसको आप कभी भी संख्या में भी बता सकते हैं, ऐसे करके संख्या में भी बता सकते हैं, तो इसको हम ओम कहते हैं। ठीक है। ओम ऐसे लिखेंगे हम, ये देखिए, ठीक, ऐसे ओम लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे स्वर के भेद। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर अब तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए आप फिर से वीडियो देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप बेशक
कमेंट करिए, जिससे कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक, अब हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है कि जब अभी तक आपने देखा कि स्वर को पढ़ने के लिए, स्वर को समझने के लिए स्वर के साथ में आपने देखा कि कोई भी एक वर्ण की जरूरत नहीं थी, बट व्यंजन के लिए हमें एक वर्ण की जरूरत है। क्या बोला? परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जब हम क में आ जोड़ते हैं तब हमारा का बनता है। ठीक है, गा में आ जोड़ेंगे तब हमारा ग बनेगा। क प्लस आ, ठीक, इज इक्वल टू का। ठीक है, बराबर का, है ना। तो इस तरह आपने देखा, हमने इस स्वर को जोड़ा इसमें और ये हमारा व्यंजन है। आप सभी जानते हैं कि आ ई उ और री ए आई ओ औ, इनके आगे जितने भी वो वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी मतलब वर्ण हैं, वर्ण वो सब क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन है। और हाँ, एक आता है अंग आहा। अंग आहा वो हमारा क्या है? अयोगवह व्यंजन है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यंजन। अब यहाँ पे अभी तक आपने व्यंजन की डेफिनेशन पढ़ी, अभी ये व्यंजन को भागों में बांटा गया है। आपको बता दें, ये व्यंजन के जो भाग किए गए हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्पर्श व्यंजन। इसमें हमारे 25 व्यंजन है टोटल। पहली बात तो पता होना चाहिए आपको व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या है 39। ठीक, वर्णमाला 52 होती है, बताया था। 11 आपके स्वर हो गए और 39 आपके व्यंजन हो गए, 39 व्यंजन हो गए। इसी में हमारे जो 25 व्यंजन है, वो 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो हमारे मुंह में मतलब कोई ना कोई हिस्सा छूता है जिससे हमारे वो वर्ण निकलते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं वो, जैसे हमारा जो जीभ है, जीभ कभी हमारे तालू से लगता है या कभी दांत से लगता है, तो उस हिसाब से जो वर्ण निकलते हैं उनको उस आधार पर यहाँ पर बांटा गया है। इनका उच्चारण करते समय जीभ या होठ किसी स्थान को स्पर्श करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है ना। अब हम इसको बांटते हैं। अब आपने देखा होगा ये 25 व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ये आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो जिसमें ये का वर्ग हो गया, है ना। देखिए शायद आगे स्लाइड में भी होगा, हम आपको स्लाइड में भी ढंग से दिखा देंगे। पर अब इसमें आप ये देखिए, हमने आपको यहाँ भी बताया है, ये कंठ है ना। ये कंठ है, का वर्ग हमारा कंठ है। ये गले से ही बोला जाता है, ये गले से निकलता है। ठीक, गले से इसकी आवाज़ जो निकलती गले से निकलती है। का, खा, ग, घ, अंगा, है ना। चा वर्ग, चा वर्ग को तालव्य वर्ग क्यों कहा गया? तालव्य मतलब तालू से जुड़ा हुआ, है ना, तालू से। जब हमारा जो जीभ है, जीभ हमारी ऊपर के तालू को छूती है तो ये वाला चा वर्ग बनता है। च, छ, ज, झ, इया। फिर हम आते हैं टा वर्ग में, इसको कहते हैं मूर्धन्य। आपको अभी तक तो जबान आपकी, आप इससे देखिए जीभ उससे छुई, तालू से छुई। ठीक, इसमें आपने देखा गले से हमने बोला, जिसको कंठ कहते हैं। पर जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य में हमारी जबान जो होती है वो थोड़ा सा टर्न होती है, थोड़ा सा टर्न होती है। जैसे हमारा ट, ठ, ड, ढ, ड, इसमें ये वर्ड होते हैं बोलने में। ता वर्ग, फिर हम आते हैं ता वर्ग। ये दंत है, दंत से ही पता चल रहा है कि जब हमारी जीभ दांत से टच करती है, दांत से स्पर्श करती है, तो हमें ये वर्ड निकलते हैं हमारे त, थ, द, ध, न। ठीक, फिर आते हैं हम पा वर्ग, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब ओठ। ठीक, इसमें क्या होता है? प, फ, ब, भ, म या भा, मा तक। आपने देखा कि
पाफा बाभा माँ, आप इसको बोल के देखिए। आप इसमें देख रहे हैं कि कोई भी दांत का, जीभ का कोई भी योगदान नहीं रहा, क्या रहा, सिर्फ आपके लिपसिंग हुई है ना। तो ये इन्होंने स्पर्श के आधार पर 25 व्यंजन बांटे हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, है ना। चलिए ठीक है, इसको भी, हाँ ये देखिए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं इसको, फिर अंतस्थ व्यंजन पे आते हैं। इसको उच्चारण का स्थान दिखाना है, तो उच्चारण के स्थान में आप ये देखिए, कंठ से स्वर के भी कुछ वर्ड निकलते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? आ और आ, जिसमें आ की मात्रा है, ये हमारा कंठ से निकलता है। बाकी व्यंजन का जो का वर्ग है वो हमारा कंठ से निकलता है। और ऊष्म व्यंजन का हा और अयोगवा व्यंजन का आहा, ये हमारा कंठ से निकलता है। फिर आता है तालु। तालु मैंने आप लोग को बताया कि जो जीभ हमारी जब जाकर तालु से ऊपर टच होती है तो हमारा स्वर का ई और ई, उसी तरह व्यंजन में चाछा जाझा यहाँ जो चा वर्ग है हमारा, वो हमारा इससे टच करता है। इस आप चार्ट को बहुत अच्छे से देख ले, समझ ले। इसमें आपको एक साथ स्वर और व्यंजन, इवन आपको अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवा तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा किस जगह से निकल रहा है ना। तो इसमें अंतस्थ का या रहता है, ऊष्म का शा रहता है। फिर मूर्धन्य आया। मूर्धन्य में हमने आपको बताया ऋ से ऋषि, ये आपका हो गया स्वर में आता है। फिर व्यंजन में आते हैं टा टा डा ढा डा, टा वर्ग हमारा पूरा, जिसका इसके बाद अंतस्थ का रा वर्ग आता है, रा आता है, और ऊष्म का शा वर्ण आता है, षटकोण वाला शा। दंत में रा, जो हमारा स्वर होता है, ला में जो रा नीचे की ओर लगा के बनाते हैं वो हमारा स्वर में आता है। व्यंजन में हमारा ता वर्ग आता है, त थ द ध न। अंतस्थ में हमारा ला आता है और ऊष्म हमारा सा आता है। ठीक, यहाँ सब तक तो हो गया था, आपको ओष्ठ तक तो मैंने समझा दिया था। आते हैं हम नसिका पे। ये 3-4 जो हमारे हैं, ये हमारे एक मिनट, है ना, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये अलग है। नसिका, ये नाक से, जैसे कि ऐसा मतलब लगता है कि ये नाक से बोले जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, बोल के खुद देखिए, डा इया डा ना मा ढा ढा, ये सब लग रहा है जैसे कि हम नाक से बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम नासिका कहते हैं। इसी तरह इसमें जो आगत व्यंजन है उसको भी जोड़ दिया गया है। आगत व्यंजन जिसमें जैसे डॉक्टर, ऑफिस, जो आधा चांद हम लोग लिखते हैं ना, उसको जोड़ा गया है यहाँ पर। फिर आते हैं हम कंठ तालु। इसमें कंठ हमारा गला प्लस तालु दोनों का यूज किया गया है, जो जिससे हमारे शब्द बनते हैं ए और ए। कंठोष्ठ में क्या है, कंठ और ओठ का यूज किया गया है, जिसमें हमारे वर्ड बनते हैं ओ और औ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या है, हमारा दांत और ओठ का यूज किया गया है। दंतोष्ठ में जो होता है हमारा वा, जो आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन में हमारा वा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आ गए अंतस्थ व्यंजन पे आ गए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। या रा लावा, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति जैसा होता है। आपने देखा होगा अभी जब मैंने चार्ट में बताया तो इसमें आपने देखा जो अंतस्थ व्यंजन है इसके स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति इसमें कैसे आ रही है। बैक आते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये अलग से उच्चारण स्थान इनके अलग से दिए हुए हैं, ये आपने देखे। इसके आधार पर ही इनको जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति जैसा होता है। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व, जिनको बोलने में आप तुरंत, इसको आप तुरंत भी याद कर सकते हैं, या र ल व, है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन थोड़ा घर्षण के साथ होता है, इसकी भी संख्या 4 होती है। जब आपकी जीभ थोड़ा सा टर्न होती है, श श स ह, श श स ह, अभी बताया ना मैंने, मूर्धन्य बताया आपको, तालु बताया, उसी हिसाब से जब वर्ड हमारे
जो वर्ण होता है हमारा, जब वर्ण हमारा जब हम बोलते हैं तो जब उच्चारण होता है, जो हवा का प्रयोग होता है, अब इसमें या र ल व, इसमें देखिए आपको थोड़ा भी समय नहीं लग रहा है और हवा ज़्यादा नहीं निकल रही, बट इसमें श श स ह, इसमें क्या करना है, मुंह से हवा भी बाहर आ रही है प्लस थोड़ा घर्षण के साथ बाहर आ रही है ना। फिर हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनका सबसे अलग ही पहचान है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो आप देखिए छ है हमारा जो कि का प्लस षटकोण वाले शा को जोड़कर बना है, तो हम छ बनाते हैं। त्र, ता और रा को जोड़ के बना है, ज्ञ, ज और इया को जोड़ के बना, और श्र, शा और रा को जोड़ के बना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कुछ, जैसे कि क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रम। ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है ना। ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं व्यंजनों के विशेष प्रकार पे, है ना। अच्छा, आपको पता है इसको विशेष प्रकार के साथ में इसको हम और क्या कहते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं कि प्रयत्न के आधार पर आप कोशिश करें और उस कोशिश से आप उन वर्णों को कैसे बोलते हैं, उसके आधार पर आपके व्यंजनों को यहाँ पर बांटा गया है। तो इसमें आप देखिए, इसको हम विशेष प्रकार के अलावा प्रयत्न के आधार पर भी बोल सकते हैं। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है। मैंने अभी पहले भी जब अभिव्यंजन पढ़ाया था उसमें भी आप ये जान लीजिए, श्वास और वायु, हमारी सांस, जो हमारी श्वास नॉट सांस, जो हमारी श्वास होती है वो और वायु का जो मतलब निकलना होता है उसके आधार पर बांटा जाता है। तो इसमें जब हम प्रयत्न करते हैं तो अल्प प्राण। अच्छा ये बताइए प्राण क्या होता है? आप लोगों को भी पता है ना कि प्राण, जान, कितनी जान आप लगा देते हो किसी चीज को करने में, है ना। तो किसी वर्ड को बोलने में या किसी अक्षर को बोलने में आपको कितनी मेहनत लगी, तो कम मेहनत लगी तो अल्प से ही पता चल रहा है कम, है ना। अल्प से ही पता चल रहा है कम। और महाप्राण मतलब इसमें हमारी प्राण कुछ ज्यादा ही यूज हुई है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण में देखते हैं हम जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, इसको हम अल्प प्राण कहते हैं। ये जान लीजिए, क, ग, च, ज, ट, ड। आप इन शब्दों को बोल के देखिए, किसको बोलना है आपको? वर्णमाला में जब हम 39 व्यंजनों को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? व्यंजनों को पढ़ेंगे। उसमें हम जो वर्ग हैं हमारे 25 व्यंजन जो हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। आपने ये देखा, इसमें जो हम ये 25 व्यंजन पढ़ते हैं, जिसका अब हम का वर्ग को लेके चलते हैं, पहले सिर्फ का वर्ग को लेके चलते हैं। अब इसका देखिएगा, इसका पहला, तीसरा और पांचवा, इसको बोलने में आपकी मुंह से कितनी हवा बाहर आती है, खुद बोल के देखिएगा। मतलब बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम समय में आप इसको बोल लेंगे। क, ग, अंगा, है ना, इसमें कम समय लगता है। उसी तरह जब हम महाप्राण में आते हैं, इसी तरह चा वर्ग में भी होगा, ठीक, इसी तरह ता वर्ग में भी होगा। जो पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्णमाला में जो 25 व्यंजन जो हमने दिखाए थे स्पर्श व्यंजन में, और जो 39 व्यंजन पूरे टोटल जो हमारे हैं उसमें आप ये देखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अल्प प्राण हो गए, ठीक, ये हमारे अल्प प्राण हो गए। अब आते हैं हम महाप्राण पे, जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय भी लगता है और अधिक हमारे मुंह से हवा भी निकलती है। अब आप पहले देखिए, ऐसे मुंह के पास हाथ रखिएगा, आप देखेंगे, आप का बोल के देखिए और खा बोल के देखिएगा। जब का बोलेंगे तो का बहुत रेयर, मतलब
ना के बराबर हवा बाहर आती है। और जब ख बोलेंगे तो हमारे हाथ पे हवा घर्षण करेगी, काफ़ी अच्छे से हवा निकलेगी, है ना। आप देखिएगा जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है ना, जैसे कि ख, घ, झ, छ, झ, ठ, ढ, त, मतलब कि आपके ये क, च, त वर्ग के जितने भी पहला, तीसरा, पांचवा को छोड़ करके दूसरा और चौथा कौन से हैं, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है हमारा, महाप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण है। फिर हम आते हैं घोष और अघोष पे। आपको बता दें ये जो व्यंजन को प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है, इसको अल्प प्राण और महाप्राण तो बांटा ही गया है, साथ में इसको घोष और अघोष भी बोला जाता है ना। तो घोष और अघोष में क्या होता है, जो हमारी स्वर जो तंत्रियां होती हैं, बोलने का जो कंपन होता है, वो कंपन के आधार पर यहाँ पे बांटा गया है। तो ये घोष और अघोष। घोष में आपको बता दें इसमें आपका जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उसे हम घोष कहते हैं। घोष कौन कौन सा होता है, इसमें आप देखेंगे जैसे कि का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हमारे क्या होते हैं, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे वो ता वर्ग हो, चाहे वो प वर्ग हो, ठीक है, चाहे वो टा वर्ग हो, आप किसी भी वर्ग में रख लीजिए, इसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, घोष व्यंजन कहलाता है। अब हम आते हैं अघोष में, जिसमें कंपन नहीं होता है, इसमें कोई भी कंपन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जो पहला और दूसरा, जो पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारा अघोष है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस था, जो हमें एक बेस पढ़ना था, हमने आज उस बेस को क्लियर कर लिया है। अब इस बेस के बाद अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की स्टडी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लें। फिर कल मिलते हैं। आज का समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और ना आया हो तो इसको अच्छे से फिर देखिएगा। देखने के बाद जो भी आपको लगे कि हाँ हमें इसमें ये चीज़ें बतानी है या ये चीज़ें बोलनी है, पूछनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर उसके पहले आप अपने से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर करें, वीडियो शेयर करें। आप इस चैनल पे आएँ, चैनल पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आप उन सारे सब्जेक्टों को देखें और पढ़ाई करें डे बाय डे। अब आपका 9th है, 9th के बाद आपको 10th देना है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा पढ़ेंगे। टाटा, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू, टेक केयर।